दोस्तों आप देख रहे हैं प्रीति राठी एपिसोड 2। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो पहले उसे देखिए। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन को फ़ोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। पवन कुमार से प्रीति उसकी पुरानी जान पहचान थी। इस बात की जानकारी तनु अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है और अमर सिंह जांच कर रही पुलिस अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी देते हैं कि पवन कुमार नाम के एक लड़के ने फ़ोन करके प्रीति का हाल चाल पूछा है। यह जानकारी हाथ लगने के बाद पुलिस वो स्केच जो गवाहों के बयान के आधार पर बनाया गया था प्रीति को दिखाती है और प्रीति से पूछती है कि क्या तुमने इन्हें पहचानती हो। जवाब में प्रीति बोर्ड पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक हो सकता था और पवन कुमार ने फोन करके प्रीति का हालचाल जाना था, इसलिए पुलिस अनुमान लगाती है कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति पर एसिड फेंका होगा और वह ये जानना चाह रहा होगा कि प्रीति जिंदा है या मर गई। इसलिए पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए पुलिस जांच शुरू कर देती है और तुरंत पवन कुमार की तलाश में लग जाती है। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। इस गिरफ्तारी की खबर के बाद लोगों को गुस्सा और भड़क जाता है और वह जल्द से जल्दी अपराधी को कड़ी सजा दिलवाने की मांग शुरू कर देते हैं। अब प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। प्रीति के इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लगने लगा कि प्रीति की हालत ज़्यादा गंभीर हो रही है, तो उन्होंने तुरंत रेफर करते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल भेज दिया ताकि बेहतर इलाज मिल सके। जैसे प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल लाया जाता है, प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली जाती है। फिर भी डॉक्टर हार नहीं मानते हैं और प्रीति की जान बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। एसिड अटैक को हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे और प्रीति अब भी हालात से लड़ रही थी, लेकिन अंततः 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। प्रीति की मौत की खबर से देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ पड़ती है। हर कोई प्रीति के जाने से सदमे में था। प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है, लेकिन बेटी के घर वाले मामले की सीबीआई जांच मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं। प्रीति के शव के साथ ही एक प्रदर्शन रैली निकाली जाती है। अंत में सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द प्रीति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन समस्या यह थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्तर से पता लगवाते हैं तो यह बात सामने आती है कि 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वो तो रोहतक में था। बाद में पुलिस भी पवन कुमार के फ़ोन का लोकेशन हिस्ट्री निकाल लाती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में रोहतक में ही था। पुलिस की बजाय प्रीति के पिता द्वारा पता लगाया जाना पवन कुमार उस दिन रोहतक में था, पुलिस की बड़ी नाकामी थी और ये इस बात का संदेह भी दिया था कि पुलिस इस घटना की जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और सीआईडी मुंबई से जांच की मांग करते हैं। कोर्ट ये मांग मान लेता है और मामले की जांच सीआईडी मुंबई को दी जाती है। रिश्तेदार से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस वाले को बताती है कि पड़ोस में ही एक रहने वाला पवर नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन बेटी ने साफ मना कर दिया। इसके अलावा अंकुर पवार प्रीति से ही शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। प्रीति के रिश्तेदार के मुताबिक इसी के बाद अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस के लिए ये एक बड़ा गिलो था। पुलिस तुरंत अंकुर का पता लगाती है और उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे। इस पर अंकुश ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाता और तुरंत अपने बयान बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस को ये भी नजर आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान हैं। ये जख्म वैसे ही था जैसे कि एसिड से जलने पर होता है।
अंकुर द्वारा बार बार बयान बदलने जाने पर अंकुर के हाथों पर जख्म के निशान देखकर पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई लेकर आती है। मुंबई लाकर उसे और पूछताछ की जाती है और कुछ ही समय की पूछताछ में यह साफ होता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अंकुर पवार था। पुलिस तुरंत अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है और उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जे हॉस्पिटल भेज देती है। हॉस्पिटल से आने के बाद पुलिस अंकुर से पूछताछ कर देती है। पूछताछ में अंकुर बताता है कि उसे दरअसल प्रीति को बहुत पसंद करता था और उसे शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। इधर प्रीति ने इंडियन नेवी में भी नौकरी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर बेरोजगार बैठा हुआ था। इस कारण अंकुर के घर में उसे बहुत ताने सुनने को मिलते थे। इससे भी अंकुर को प्रीति से काफी जलन होने लगी थी। इसके बाद अंकुर ने तय कर लिया कि वह प्रीति को सबक जरूर सिखाएगा। प्रीति ने नेवी में नौकरी हासिल की थी। इसी बात की जानकारी आसपास के लोगों को लग चुकी थी और ये लोग जान चुके थे कि 1 मई को प्रीति मुंबई जरूर जाएगी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी, इसलिए वो ट्रेन में सवार हुआ था। अंकुर ट्रेन के अंदर ही प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी और ऊपर से अंकुर लगातार ट्रेन में प्रीति को घूर रहा था, जिस वजह से प्रीति के माँ बाप कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे। इसलिए ट्रेन के अंदर अंकुर को प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने का मौका मिला ही नहीं। आखिर में जब वह ट्रेन से उतरती है तब अंकुर उस पर एसिड फेंकता है। अंकुर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी। इसलिए पुलिस अंकुर पवार के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है। सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की जाती है आखिर अंकुर को एसिड दिया किसने। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि अंकुर के मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से यह कहते हुए एसिड खरीदा था कि उसने अंकुर बैटरी नाम से अपनी दुकान खोली है, इसलिए उसे एसिड चाहिए। अंकुर ने दुकानदार को कहा था कि वो बहुत ज़्यादा एसिड खरीदेगा, लेकिन ज़्यादा एसिड खरीदने से पहले सैंपल देखना चाहता है। इसलिए दुकानदार ने उसे बतौर सैंपल एक हॉर्लिक्स के डिब्बे में लगभग 2 लीटर एसिड दे दिया था। सबूत और मजबूत होने के लिए हम फोन डिटेल करवाई जाती है तो पता चलता है कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर उसकी लोकेशन 2 मई की सुबह यानी घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर थी। अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पुलिस आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन करवाती है। आइडेंटिफिकेशन के दौरान एक साथ कई लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, उसमें अंकुर भी शामिल होता है। उसके बाद उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने पहली गवाही दी थी कि हमने एसिड फेंकने वाले को देखा है। उन गवाहों में समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख अंकुर को देखते ही तुरंत पहचान लेते हैं और पुलिस वाले को बताते हैं कि यह वही लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद भाग रहा था। दरअसल जब अंकुर एसिड अटैक कर जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने चेहरे से गमछा हट गया था, क्योंकि समीर शेख ने ही सबसे पहले एसिड फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की थी और भागने के दौरान एक बार अंकुर पीछे मुड़ा था, इसलिए समीर शेख ने उसका चेहरा भी देख लिया था। इसके अलावा सलीम और सलमान भी अंकुर का चेहरा देख चुके थे, इसलिए इन दोनों ने भी उसे पहचान लिया। समीर इस बात की भी पुष्टि करता है कि पुलिस ने जो डिब्बा घटना स्थल से बरामद किया था वही डिब्बा उसने अंकुर के हाथ में भी देखा था। सभी पुख्ता सबूत जमा करने के बाद इस केस में अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। यह जानकर आपका खून खोल जाएगा कि जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता है तो वह अफसर मुस्कुराते हुए आता है। कई बार वो मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखाता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 37 गवाह पेश किए जाते हैं। कोर्ट में भी आकर समीर, सलीम और सलमान शेख अंकुर की पहचान करते हुए गवाही देते हैं। सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद आखिरकार स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और 326 के तहत दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई जाती है और 5000 का जुर्माना भी लगा दिया जाता है। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोफेसर एम चैनलकर ने अमरपुर की इस दरिंदगी को किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी वर्णित करार दिया है।
वही इस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि ऐसे अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतना बुरा तरीके से जल चुका था और इतना भयावह हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। यह टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफ़ी है। अंकुर पवार की इतना बड़ा शैतान और पत्थर दिल इंसान था, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर जरा भी डर का भाव नहीं था। उसने प्रीति के साथ जो कुछ किया वो हैरान कर देने वाला था। उसे अफसोस नहीं था, वो कोर्ट में बेशर्म की तरह मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं ऐसी ही किसी नई क्राइम की कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों।